भारत सोने की चिड़िया था, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। पर क्या आपने कभी कोशिश की है भारत सोने की चिड़िया कब था, क्यों था और किसने बनाया इस भारत को सोने की चिड़िया? चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे भारत सोने की चिड़िया कब था। दोस्तों, आर के फैक्ट्स लैब में आपका स्वागत है। भारत सोने की चिड़िया था, ये हम सब जानते हैं, और जैसा कि हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। भारत सोने की चिड़िया किसके शासनकाल में था, तो हम आपको बताते हैं। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। राजा विक्रमादित्य 1001 ईस्वी पूर्व राजा बने, जब से ही स्वर्णिम काल प्रारंभ हो गया। राजा बने और उन्होंने 100 साल तक शासन किया। राजा विक्रमादित्य सूर्य के समान पराक्रमी राजा थे। उनके ज्ञान, धर्म, न्याय, वीरता और उदारता के लिए उन्हें जाना जाता था। विक्रमादित्य के नवरत्न उज्जैन के राज दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे, जिनकी वजह से विक्रमादित्य का न्याय धर्म बहुत प्रचलित था। विक्रमादित्य की न्याय प्रणाली भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी पूरे विश्व में। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में सोने के सिक्कों का चलन शुरू हो गया था, जिस वजह से जो भी व्यापारी व्यापार करने के आते थे वो सोने के बदले सामान ले जाते थे, या ये कह सकते हैं सोने के सिक्कों का व्यापार होता था, क्योंकि भारत में अत्यधिक क्वालिटी का कपड़ा, जेवर, लोहा, इस्पात और खनिज पदार्थ जो भारत में बनते थे वो विदेशी लोग उनको ले जाते थे। तो इस तरह से भारत में संपन्नता बढ़ रही थी और उसकी बदले भारत में केवल निर्यात हो रहा था, आयात कुछ नहीं हो रहा था, केवल निर्यात हो रहा था। भारत की संपन्नता और सोने के सिक्कों के चलन में भारत को दुनिया भर में सोने की चिड़िया बना दिया। राजा विक्रमादित्य ने ही भारत को सोने की चिड़िया कहकर संबोधित किया था सबसे पहले, जिसका जिक्र भविष्य पुराण गीता प्रेस गोरखपुर में किया गया है। अब हम आपको ले चलते हैं राजीव दीक्षित जी के बयान के ऊपर। जैसा कि वो राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि एक अंग्रेजी दार्शनिक थे, टीवी मैकॉले, जो भारत में आए और उन्होंने भारत में 17 साल गुजारे और पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने पूर्व में गए, पश्चिम में गए, उत्तर में गए, दक्षिण में गए, चारों दिशाओं में वो गए और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और उन्होंने ये शोध निकाला। ये चीज़ वो बोल रहे हैं 2 फरवरी 1835। इंग्लैंड की संसद की में गरीबी नहीं थी, कोई गरीब नहीं था, चोर नहीं था, न ही कोई बेरोजगार था। भारत बहुत समृद्धशाली देश था। इस देश को गुलाम बनाना लगभग असंभव। मैकाले एक किसान के घर में गया। मैकाले खुद बताता है कि वो एक किसान के घर में गया और उसने ये देखा कि जैसे अनाज का ढेर लगा रहता है गांव में, वैसे ही सोने के सिक्कों का ढेर उस किसान के यहाँ लगा हुआ है। और वो किसान, इतने सिक्के हैं कि वो किसान उन सोनों के सिक्कों को गिनता नहीं है, वो तौल के व्यापार करता है सोने के सिक्कों को। अब आप समझ सकते हैं कि भारत कितना संपन्न देश था अंग्रेजों के आने के पहले, और ये बात वो 1835 में बोल रहा है संसद में। तो इसका एक मूल कारण है कि भारत में जो भी व्यापार होता था, जो भी यहाँ से सामान विदेशों में जाता था, उसके बदले विदेशी व्यापारी सोने के सिक्के दे के जाते थे और वो सामान लेके जाते थे। राजीव दीक्षित जी एक प्रमाण और देते हैं, जो हम अंग्रेजी दार्शनिक हैं विलियम डिग्बी। और विलियम डिग्बी इतने अच्छे दार्शनिक हैं कि वो जो कहते हैं उसका सारा प्रूफ वो अपनी किताब में देते हैं, जिसका जो है पूरा यूरोप उनका विश्वास करता है। उन्होंने खुद कहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान होने के साथ साथ व्यापार प्रधान देश है, और वो कहते हैं कि व्यापार प्रधान देश है, लेकिन ये व्यापार प्रधान देश
विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में एक है जहां रेशम का कपड़ा बनता है, जो विश्व में ऐसा कपड़ा कहीं नहीं बनता है। भारत केवल चीज़ों का निर्यात करता था उस वक्त, 1835 की बात हो रही है। उस वक्त भारत जो है केवल चीज़ों का निर्यात करता था। भारत निर्यात प्रधान देश था। और उस समय वो बोलता है कि 36 तरह के उद्योग भारत में थे। उस समय 36 प्रकार के उद्योग थे भारत में, जिनमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कपड़ा जो उत्तम क्वालिटी का बनता था। एक स्कॉटी दार्शनिक था मार्टिन, उसने ये कहा है कि भारत ने पूरे विश्व को कपड़ा पहनना सिखाया है, पूरे विश्व को। और वो खुद ही कहता है कि भारत में इस क्वालिटी का कपड़ा बनता है कि पूरे विश्व में कहीं नहीं बनता है। और एक दार्शनिक हुए विलियम वार्ड, उन्होंने भी कहा है कि इतना पतला और इतना महीन बुनाई का जो कपड़ा बनता है वो भारत में बनता है। और वो कपड़ा एक अंगूठी के छल्ले के अंदर से निकल जाता है। इतना मुलायम और इतना जो है अनूठा कपड़ा जो है भारत में बनता है। मैं छोटे से कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। उसने खुद बताया है कि मैं 15 गज मतलब पूरा थान का थान एक छोटी सी अंगूठी के छल्ले से निकल सकता है। और वो बोलता है कि उसका वजन 100 ग्राम होता था, उस पूरे थान का वजन 100 ग्राम होता था। ऐसी टेक्नोलॉजी थी भारत के पास, ऐसे कारीगर थे, ऐसे व्यापारी थे भारत के पास गांव-गांव में। और इतना अच्छा कपड़ा भारत में बनता था। अब आप समझ सकते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है या लोहे की चिड़िया है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इतने से व्याख्यान में। थॉमस मुनरो, वो दार्शनिक जो हैं भारत में 15 साल तक रहे, जिन्होंने 15 साल तक यहाँ पे काम किया, रुके यहाँ पे। वो गुजरात में रुके और गुजरात में वो बोलते हैं 1813 में कि उन्होंने, किसी ने उनको एक शॉल जो है गिफ्ट की। और वो बताते हैं संसद में 1813 में कि वो शॉल वो 5 साल से उसको धो रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो आज भी नई की नई लगती हुई। अब आप समझ सकते हैं कि उस कपड़े की क्या क्वालिटी रही होगी। और वो खुद बोलते हैं कि उन्होंने पूरा अफ्रीका, पूरा यूरोप घूमा हुआ है, लेकिन आज तक उन्हें ऐसा कपड़ा नहीं मिला। इतनी अच्छी क्वालिटी है उस कपड़े की, कहते हैं वो आज तक उसकी चमक तक नहीं गई है। इंग्लैंड की संसद क्या करती थी, हर 10 साल में इसका आकलन करती थी कि क्या चल रहा है। तो वो खुद बताते हैं कि 200 देशों में भारत का 43% उत्पादन होता था, जो भारत से होता था। और भारत का निर्यात पूरे विश्व में 33% पूरे विश्व में भारत से होता था। और वो बताते हैं कि विश्व की आमदनी का 27% हिस्सा भारत का होता था। अब आप समझ सकते हैं, ये 1840 तक का रिसर्च है। 1840 में भी जो रिसर्च हुआ तब तक का ये रिसर्च है इंग्लैंड की संसद का। थॉमस मुनरो बोलते हैं, और कैम्पबेल एक दार्शनिक हुए, उन्होंने भी एक रिसर्च की, तो वो भी बताते हैं कि स्टील बनाने की 18वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में स्टील इतना बेहतरीन भारत के अलावा कोई नहीं बना सकता था, न कोई बनाता था। इंग्लैंड में खुद बता रहे हैं कि इंग्लैंड में 1825 में स्टील बनना जो है शुरू हुआ था, जबकि भारत में स्टील 10वीं शताब्दी से कंटिन्यू बन रहा था। G.W. लिटने, थॉमस मुनरो और कैम्पबेल ये बताते हैं कि भारत में जो स्टील बनता था वो स्टील 18वीं शताब्दी तक कोई नहीं बनाता था, जबकि इंग्लैंड में भी 1825 में स्टील बनना शुरू हुआ, लेकिन वो उत्तम क्वालिटी का स्टील केवल भारत में ही बनता था।
और भारत में जो लोहा बनता था वो घटिया से घटिया लोहा भी इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे लोहे से तुलना नहीं की जा सकती है। और दार्शनिक ये बताते हैं कि भारत 10वीं शताब्दी से स्टील बना रहा है। मुनरो ये बताते हैं कि ईस्ट इंडिया के पास जो पानी के जहाज़ थे वो भारत ने ही बनाए थे और भारत से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो जहाज़ खरीदे थे। और भारत से कई देशों में ईंट और चूना भी निर्यात होता था, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की ईंट और चूना विश्व में कहीं नहीं बनता था। व्यापार व्यवस्था में तो भारत नंबर 1 था ही विश्व में। अब हम आपको शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी बताते हैं, जो भी उसमें भी नंबर 1 है भारत। मैकाले बताता है कि भारत में 200 विद्यार्थियों के बीच एक गुरुकुल होता था, जबकि उत्तर में 400 विद्यार्थियों के बीच एक गुरुकुल होता था। इसका ये निकाला गया निष्कर्ष कि लगभग 300 विद्यार्थियों के बीच में एक गुरुकुल मान लेते हैं, तो उस समय भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी। तो इस हिसाब से 7,32,000 गुरुकुल थे भारत में। और इसके बाद जब गणना की गई कि गांव की गणना करिए कि गांव कितने हैं भारत में, तो एग्जैक्टली 7,32,000 ही गांव निकले। तो इससे ये पता चलता है कि भारत में जितने गांव थे उतने ही गुरुकुल थे। पहले ये बताता है कि 1822 में जब विश्वविद्यालय या कॉलेजेस की गणना की गई तो 14,000 कॉलेज निकले और 525 महाविद्यालय निकले जहां उच्च कोटि की शिक्षा मिलती थी। आगे चल के मैकाले ये भी बताता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। उसमें उसने ये बताया कि भारत में 1 एकड़ में 56 कुंटल धान होता था और उस समय धान की हमारे पास 1 लाख किस्में थी भारत के पास, और जबकि गन्ना 1 एकड़ में 120 मैट्रिक टन होता था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत कितना बड़ा कृषि प्रधान देश था। जबकि भारत में जो हल जोतने की तकनीक है, खेतों को जोतने के लिए जो हल यूज़ किया जाता है, वो भी सर्वप्रथम भारत ने ही बनाया था और भारत ने ही पूरे विश्व को खेती करना सिखाया। राजीव दीक्षित जी अंत में कंक्लूजन करके ये बताते हैं कि भारत में राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से ही भारत में सोने के मंदिर बनना स्टार्ट हो गए और भारत में 800 सोने के मंदिर थे और उन मंदिरों में एक मयूर सिंहासन भी था जो पूरा सोने का बना हुआ था और उसमें हीरे जड़े हुए थे और उस सिंहासन में एक कोहिनूर हीरा भी था, जैसा कि हम भी जानते हैं वो आज ब्रिटेन की महारानी के पास है। अब आप बताइए, भारत सोने की चिड़िया था और भारत सोने की चिड़िया कैसे बना, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कृपया कर कमेंट करें, हम आपको वो जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे अन्य वीडियो में।